जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th की केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाबू पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्र धातु यानी एलॉय क्या होते हैं। तो याद रखिए, वो एलॉय यानी मिश्र धातु के मतलब होता है कि कम से कम दो धातु या एक धातु और एक अधातु का जो क्या होता है समांग मिश्रण होता है, क्या कहलाता है बाबू, मिश्र धातु कहलाता है। ध्यान से देखिए डिफिनीशन, दो या अधिक धातुओं या धातु तथा अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। यानी मिश्र धातु के लिए आपको क्या समझना है बाबू, कम से कम कितने धातु की आवश्यकता होती है, दो धातु की आवश्यकता होती है। यानी धातु प्लस क्या रहे बाबू, धातु रहे, या कह सकते हैं धातु प्लस क्या रहे बाबू, अधातु रहे। और इनका कैसा मिश्रण होना चाहिए बाबू, याद रखिएगा समांग मिश्रण, समांग मिश्रण। और समांग मिश्रण का मतलब होता है बाबू कि जब दोनों जो पदार्थ मिले हैं वो दोनों पदार्थ एक दूसरे से अलग अलग दिखाई नहीं दे, उनको क्या बोलेंगे, समांग मिश्रण। दोनों पदार्थ एक दूसरे में मिल जाएं तो यानी इनको कहेंगे समांग मिश्रण। तो यानी समांग मिश्रण होता है कौन बाबू, मिश्र धातु, जिनमें कम से कम दो धातु होते हैं या एक धातु और एक अधातु होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। अब मैं आपको कुछ मिश्र धातु का एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा। पहला आपके पास आ रहा है वो पीतल जो होता है वो किसका किसका बना होता है, तो याद रखिएगा पीतल तांबा और जिंक का बना होता है। यानी तांबा और जिंक, यानी तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनता है, वो पीतल बनता है। यानी पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। दूसरा आप लोग के पास क्या दे रहा है, वो कांसा। कांसा किससे मिलकर बनता है, तांबा और टीन से मिलकर बनता है, जिसमें तांबा कितनी प्रतिशत, 88% और टीन यानी SN 12% होती है। तीसरा आप लोग के पास देखिए स्टील। स्टील में कौन कौन होता है, लोहा और कार्बन होता है। याद कीजिए यहाँ लोहा जो है धातु है और कार्बन क्या है, अधातु है, और इनका बना हुआ मिश्र धातु है स्टील। समझ में आया बाबू। चलिए नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है बाबू कौन बाबू, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या याद रखिएगा, लोहा, क्रोमियम और निकेल, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। टांका आप याद रखिए, जिसको सोल्डर के नाम से भी जाना जाता है, किससे मिलकर बनता है, लेड। लेड यानी कौन बाबू, सीसा यानी PB, और SN यानी टीन, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है बाबू, टांका बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बाबू नाइक्रोम याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाइक्रोम जिसको हम विद्युत हीटर में उपयोग करते हैं, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा, जिसमें से निकेल और क्रोमियम की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो नाइक्रोम किनका किनका मिश्र धातु है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए तो ये था हम लोग के पास पहला क्वेश्चन, कौन धातु बाबू, मिश्र धातु क्या होते हैं। तो याद कर लीजिएगा मिश्र धातु देखिएगा, मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं या धातु या तथा अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जिससे एग्जाम्पल में पीतल, कांसा, स्टील, स्टेनलेस स्टील, टांका और नाइक्रोम, ये सभी के सभी क्या है बाबू, मिश्र धातु। समझ में आया, तो आप इसे लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सजातीय श्रेणी से क्या समझते हैं। सजातीय श्रेणी से क्या समझते हैं, इसको बताना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं, देखिए वो ध्यान से। सबसे पहले आपको याद रखना है डिफिनीशन के हिसाब से क्या कहना है कि वैसा श्रेणी जिसमें एक समान सूत्र वाले यौगिकों के दो क्रमागत सदस्यों के
आणविक सूत्र का अंतर CH2 होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। यानी कोई भी ऐसा श्रेणी ले लीजिए जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कोई भी एक श्रेणी लीजिए जिनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच के आणविक सूत्र यानी फार्मूला का अंतर कितना आएगा, CH2 आता है, तो वह श्रेणी कैसा श्रेणी कहलाता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें एल्केन का, किसका बाबू, एल्केन, ध्यान से देखिएगा मैं समझाऊंगा। एल्केन का फॉर्मूला होता है बाबू CnH2n+2। कितना होता है बाबू, CnH2n+2 होता है। अगर हम लोग कार्बन की संख्या कोई भी माने, जैसे कार्बन की संख्या अगर हम 2 मानते हैं, कितना मानते हैं बाबू, 2, यानी n बराबर हम यहां मान लेते हैं 2, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए Cn के जगह पर कितना यूज कर लीजिएगा, 2 हो जाएगा बाबू। H देखिएगा बाबू, H कितना है, 2 है, इनटू में n का मान कितना है, 2 है, और प्लस कितना जोड़ देना है, 2। देखिए तो कितना फार्मूला हो जाएगा बाबू, C2H 2 दूना 4 और 4 में 2 जुड़े कितना हो जाएगा बाबू, 6। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से अगर हम n बराबर कितना मानेंगे, 3 मानेंगे, कितना हो जाएगा बाबू, Cn के जगह पर कितना मान लीजिए, 3H2, और n के जगह पर देख लीजिए कितना है बाबू, n के जगह पर यहाँ 2 था, यहाँ पे 3 है, तो 3 रख दीजिए, अब प्लस 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, देखिए तो C3 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा बाबू, 3 में किससे गुणा कीजिए, 2 से 6, और 6 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। अगर इसी तरह हम n का मान कितना माने बाबू, 4 माने, कितना हो जाएगा C, और n के जगह पर 4, H, उसके बाद कितना है 2, फार्मूला सेम होना चाहिए, n के जगह पर 4 मान लीजिए, और प्लस कितना जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, C4, और H देखिए कितना हो रहा है, 2 में 4 से गुणा कीजिए, 8, 8 2 10। तो ये बाबू क्या है, एल्केन के क्या है, सदस्य हैं। अब इन सदस्यों का फार्मूला देखिए बाबू, फार्मूला पहला जो आया है C2H6, दूसरा है C3H8, इन दोनों के फार्मूला का अंतर आप देखिए वो कितना हो रहा है। यहाँ देखिए बाबू 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, कितना का अंतर आ रहा है, 3 कार्बन में से 2 कार्बन घट जाए, कितना कार्बन बचेगा, 1, यानी C हो गया। अब देखिए H कितना है, यहाँ पे 8 बार, यहाँ H कितनी बार है, 6 बार, कितना H बचेगा, 8 में से 6 निकल जाएगा 2 बार, यानी H कितना बचा, 2 बचा। समझ में आया बाबू? अगर इन दोनों, हाँ क्रमागत होना चाहिए, क्रमागत का मतलब क्या होता है बाबू, लगातार, इन दोनों के बीच फार्मूला का अंदर देखा जाए C4 और C3 है, तो यहां से 1 कार्बन बचेगा, H 10 बार, यहाँ 8 बार है, 2 बच जाएगा CH2। तो आप देखिए बाबू 2 क्रमागत सदस्यों के बीच फार्मूला का अंतर अगर CH2 हो तो ऐसे श्रेणी को नाम दिया जाता है समजातीय श्रेणी। क्या नाम दिया जाता है बाबू, समजातीय श्रेणी नाम दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो क्या हमने बताया, वैसी श्रेणी चाहे वैसा श्रेणी जिसमें एक समान सूत्र वाले यौगिकों के 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्र का अंतर CH2 होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एल्केन, एल्केन में अगर हम n के जगह पर 2 मानेंगे, कितना आ जाएगा बाबू, C2H6, 3 मानेंगे C3H8, 4 मानेंगे C4H10, और 2 क्रमागत मतलब 2 के बाद 3 आएगा तो इन दोनों का, 3 के बाद 4 आएगा तो इन दोनों का, सबका फार्मूला का अंतर कितना आ रहा है, CH2 आ रहा है। तो कैसी श्रेणी कहलाएगी बाबू, समजातीय श्रेणी कहलाएगी। समझ में आया कि नहीं बाबू? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 3 कह रहा है उत्प्रेरक से क्या समझते हैं, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट से क्या समझते हैं। तो बाबू याद रखिएगा, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते या घटाते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है बाबू कि जो रासायनिक अभिक्रिया के रेट को चेंज करे। जैसे मान लीजिए A + B से क्या बन रहा है बाबू, C बन रहा है, और अगर हम यहाँ पे किसका यूज करें,
उत्प्रेरक का यूज करेंगे तो ये जो ए और बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता या घटाता है क्या कहलाता है बाबू, उत्प्रेरक कहलाता है। अगर वो बढ़ाएगा धनात्मक उत्प्रेरक, घटाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो कहिएगा वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा दे या क्या कर दे, घटा दे। दर के मतलब कितने टाइम में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उनका स्पीड बढ़ा देगा या स्पीड घटा देगा। जैसे हम लोग के शरीर में एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है, वह उत्प्रेरक होता है, और एंजाइम भोजन को पचाने का क्या करता है, कार्य करता है। समझ में आया कि नहीं? वो उसी तरीके से उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जो घटाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक, बढ़ाएगा धनात्मक उत्प्रेरक। समझ में आया? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, आप क्यों? यानी आपको बताना है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्यों? ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार देखना चाहिए। बताइए बाबू, अम्ल क्या होता है? जो जल में टूटकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रदान करता है। जैसे अगर मैं बात करूं HCl, जैसे इसको किस में रखेंगे बाबू, जल में, तो ये टूटेगा H+ और कौन सा माइनस बाबू, Cl-। ये जो H है बाबू, यही है कौन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो अगर वो हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहा है तो वह पदार्थ कैसा पदार्थ है, अम्ल है। क्या है बाबू, अम्ल। यानी यदि कोई पदार्थ जल में टूटकर कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन। कौन बोला था बाबू, आरहेनियस। कौन बोला था, आरहेनियस ने बोला था कि अम्ल वह पदार्थ है कि जो जल में घुलकर, जल में टूटकर हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रदान करता है। तो अगर क्या नहीं रहेगा बाबू, अगर जल नहीं रहे तो ये अम्ल H+ और Cl- में नहीं टूट पाएगा। जब नहीं टूट पाएगा इसका मतलब ये अम्ल जैसा व्यवहार नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं है? क्या बोला हमने, समझिए ध्यान से। अम्ल जो होता है बाबू, जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन देने वाला पदार्थ ही क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अगर हम जल में इसको नहीं घोलेंगे तो ये किस में नहीं टूट पाएगा, अपने आयनों में नहीं टूट पाएगा। जब आयनों में नहीं टूट पाएगा इसलिए अम्ल के जैसा व्यवहार नहीं करेगा। तो यही कह रहा है बाबू कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करेगा। जब हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करेगा इसलिए अम्ल अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अम्ल जब जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। अगर अम्ल जल में नहीं घुलेगा इसका मतलब हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करेगा। जब हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करेगा इसका मतलब अम्ल के जैसा व्यवहार नहीं करेगा। जो अम्लीय गुण आता है किसके चलते बाबू, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन के चलते ही कौन गुण आता है, अम्लीय गुण आता है। तो इसलिए वो अम्ल के जैसा व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जल में नहीं घुलेगा। समझ में आया बाबू? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 कह रहा है बाबू, यसद लेपन से क्या समझते हैं। देखिएगा बाबू, यसद लेपन को हम लोग एक और नाम से बाबू जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा बाबू, हम लोग करते क्या है बाबू, जो लोहा होता है, लोहा क्या है बाबू, काफी अधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है। लोहा कैसा धातु है, क्रियाशील धातु है। जब लोहा क्रियाशील धातु होने के कारण किसके, वायु यानी ऑक्सीजन तथा जलवाष्प के
संपर्क में आता है तो इसमें कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है बाबू? संक्षारण की प्रक्रिया हो जाती है। अब संक्षारण के मतलब क्या लगना बाबू? जंग लगना, यानी ये इसके अंदर घटना होने लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू? इस लोहा को संक्षारित होने से बचाने के लिए इसके ऊपर किसकी परत बाबू? याद रखिएगा, इसके ऊपर किसकी परत? एल्युमिनियम कह रहे हैं बाबू, जिंक की क्या चढ़ाते हैं? परत चढ़ा देते हैं। क्या कहा हमने बाबू? कि लोहा क्रियाशील धातु है, इसके ऊपर जैसे ही क्या पढ़ते हैं बाबू? ऑक्सीजन यानी वायु और जलवाष्प आते हैं, ये क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है, और संक्षारित होता है जिसके चलते इसकी परत नष्ट होने लगती है। तो इसको क्या होने से बचाने के लिए? संक्षारित होने से बचाने के लिए इसके ऊपर किसकी परत? जिंक की क्या चढ़ाई जाती है बाबू? परत चढ़ाई जाती है, और यही परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यसद लेपन कहलाती है। यानी हमने क्या बताया? लोहा को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसके ऊपर किसकी परत चढ़ाया जाना? जिंक की परत चढ़ाए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यसद लेपन कहलाती है। समझ में आया? तो डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यह प्रक्रिया यसद लेपन जस्तीकरण कहलाती है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी लोहा को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की क्या चढ़ाना? परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यसद लेपन जस्तीकरण गैल्वेनाइजेशन। समझ में आया कि नहीं बाबू? और अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो याद रखिएगा जिंक अधिक क्रियाशील है। जिंक क्या है बाबू? अधिक क्रियाशील है, और लोहा इससे कम क्रियाशील है। मतलब ये अधिक ये कम। फिर भी हम लोग क्या करते हैं बाबू? जिंक की परत इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जिंक क्या है? सस्ता होता है किससे? लोहा से। समझ में आया? इसको बचाना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया कहलाती है कौन लेपन? यसद लेपन। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्या कह रहा है बाबू? कि मेंडलीव के आवर्त सारणी को क्या लिखना है? दोष लिखना है। मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष हम लोग को बताना है। देखिए बाबू, तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का जो सबसे पहला दोष है बाबू, हाइड्रोजन का स्थान। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोषों का क्या करें? वर्णन करें। सबसे मेन बात बाबू, आपको जब भी मेंडलीव के आवर्त सारणी पढ़ना हो, आप ये पहले याद रखें कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया था? सजाया था। तो पहला इनका क्या दोष है बाबू? हाइड्रोजन का स्थान। यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान क्या है? दोषपूर्ण है, यानी उसका स्थान ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया। दूसरा बाबू समस्थानिकों का स्थान, यानी मेंडलीव का आवर्त सारणी में जैसे समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन का 1,1, 1,2 और 1,3, इनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्या बोले बाबू? इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं बाबू ड्यू, ये 2 है, ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं बाबू ट्राइटियम। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में इनका कोई स्थान नहीं है। मतलब अगर हम लोग इनको परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाएं तो 1, 2, 3 अलग अलग जगह पे होना चाहिए। कैसे अलग अलग जगह बाबू? इसका 1 है द्रव्यमान, इसका 2 है, इसका 3 है। तो 1 नंबर में होना चाहिए प्रोटियम, 2 नंबर में ड्यूटेरियम, 3 नंबर में ट्राइटियम। लेकिन सबको एक ही जगह रखा गया है, यानी समस्थानिकों का कोई इसमें स्थान नहीं है। तीसरा कह रहे हो भारी द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रखा जाना। यानी समझिए ध्यान से, कहता यह है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया है। इसका मतलब ये है कि पहला तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो कम होगा, दूसरे तत्व का द्रव्यमान क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन कोबाल्ट और निकेल, याद कीजिएगा बाबू, कोबाल्ट और कौन होता है? वो निकेल,
जबकि निकिल का द्रव्यमान क्या है, कम है, और कोबाल्ट का द्रव्यमान क्या है, अधिक है। किसकी बात हो रही है बाबू, द्रव्यमान। इसका अधिक द्रव्यमान होता है, इसका कम द्रव्यमान होता है। तो हमको किसको पहले रखना पड़ेगा, निकिल को पहले, कोबाल्ट को बाद में। लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी में पहले किसको रखा गया है, कोबाल्ट को, फिर रखा गया निकिल को। तो जो इनकी रूल के क्या है, खिलाफ है। समझ में आया। और इनमें क्या है बाबू, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जो इनके आवर्त सारणी का क्या है, दोष है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि मेंडली के आवर्त सारणी के दोष क्या है, हाइड्रोजन का स्थान, समस्थानिकों का स्थान, भारी द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों के पहले रखा जाना, और दूसरा समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा जाना। समझ में आया बाबू। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए 7 नंबर कह रहा है, वो ध्यान से देखिएगा। देखिए वो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजिनेशन क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आप इस पे स्टार मार लीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं हम लोग, एक ही बार में समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है बाबू कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मतलब बाबू कि जहां कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच कौन बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो उस हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और उसमें हाइड्रोजन के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कौन बॉन्ड मिलेगा, सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। मैंने क्या बताया बाबू कि हमारे पास क्या रहेगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड। अब हम लोग को क्या करना है, उस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किसमें चेंज करना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कौन बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किसके साथ बाबू, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे। और किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक मैंने बताया जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाने या घटाने का कार्य करते हैं। और जब ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है हाइड्रोजनीकरण। समझ में आया बाबू। अब देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या सीखना है बाबू कि हम लोग के पास सबसे पहले क्या रहेगा, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे बाबू, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बाबू, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में बाबू, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो हमको क्या मिल जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी जो बाबू कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, उनमें उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जिसके कारण डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और यह प्रक्रिया कहलाएगी हाइड्रोजनीकरण। समझ में आ गया बाबू। अब एग्जाम्पल के तौर पे औद्योगिक में, औद्योगिक यानी उद्योगों में कहाँ यूज किया जाता है, कहिएगा बस सर कि वनस्पति तेल निकेल धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। बहुत फेमस है। क्या याद रखिएगा बाबू, जो वनस्पति क्या है बाबू, तेल है। यानी वनस्पति तेल जैसे कौन बाबू, सरसों, नारियल का जो तेल है, इनके साथ कौन रिएक्शन करता है बाबू, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाता है बाबू, तो याद रखिएगा वनस्पति,
क्या बनाता है बाबू? वनस्पति क्या बनाता है बाबू? घी बनाता है, वनस्पति घी। इसी को कहा जाता है बाबू डालडा। क्या कहा जाता है? डालडा। जो डालडा होता है बाबू कौन? वनस्पति घी होता है। तो कहेगा सर वनस्पति तेल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा और किसकी उपस्थिति में? निकेल की उपस्थिति में क्या बनाएगा? वनस्पति घी। यह रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। यानी वनस्पति घी कैसा है? वनस्पति घी है बाबू संतृप्त, और वनस्पति तेल कैसा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। समझ में आया? तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए उसे हाइड्रोजन के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। जैसे उद्योगों में वनस्पति तेल से क्या बनाया जाता है? वनस्पति घी बनाया जाता है। यह एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्या कह रहा है बाबू? ध्यान से देखिएगा। 8 हम लोग के पास कह रहा है हाइड्रोकार्बन क्या है। क्या समझना है बाबू? हाइड्रोकार्बन क्या है इसके बारे में बात करना है, और इनके कितने प्रकार होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिएगा बाबू ध्यान से। अगर हम लोग बात करें बाबू हाइड्रोकार्बन का, तो हाइड्रोकार्बन के मतलब होता है जहां हाइड्रोजन और क्या हो? कार्बन हो। तो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से, कार्बन और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए बाबू, तो पहला हमको समझ में आया कि हाइड्रोकार्बन क्या है। दूसरा बाबू हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के बाबू 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एलिफैटिक। एलिफैटिक के मतलब होता है वो कि पहला कार्बन और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, तो उनको क्या कहा जाता है? एलिफैटिक। और पहला कार्बन अगर अंतिम कार्बन से जुड़ा है तो उनको बोलते हैं समव्रेत या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब समझिए, सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन है इसमें एलिफैटिक के मतलब आपको मैंने बताया कि फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन आपस में जुड़ा नहीं होना चाहिए। समझ में आया बाबू? और साइक्लिक में क्या होते हैं? फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब देखिए, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसका मतलब क्या होता है बाबू? जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड मिले बाबू? एक बॉन्ड मिले, इसको बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं बाबू? एकल बंध। जहां कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मिलता है उसको बोलते हैं संतृप्त। और संतृप्त में कौन आता है बाबू? एल्केन। और एल्केन को एक और नाम से जाना जाता है पैराफिन। तो पैराफिन किसका नाम है बाबू? एल्केन का नाम। समझ में आया? जहां कार्बन और कार्बन के बीच क्या मिले? सिंगल बॉन्ड, उसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आया बाबू? अब देखिए दूसरा कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मतलब होता है जहां कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच या तो ट्रिपल बॉन्ड मिले, तो उसको क्या कहेंगे? असंतृप्त। जैसे बाबू कार्बन है और कार्बन है, बीच में को लाइन दिखा था बाबू? 2 गो, तो कहली कैसा कार्बन है? असंतृप्त। और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल लाइन दिखे तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी कैसा है? असंतृप्त है। यानी कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड कहिएगा संतृप्त, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या कहिएगा? असंतृप्त। जब डबल बॉन्ड मिलता है बाबू तो इसको कहा जाता है एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो क्या कहा जाता है? एल्काइन। अब एल्कीन को एक और नाम से ओलिफिन और एल्काइन को एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? अब याद क्या रखिएगा बाबू? इनका सामान्य सूत्र कितना होता है? तो जब भी आपसे पूछा जाए एल्केन का, किसका बाबू? एल्केन का सामान्य सूत्र, तो याद रखिएगा CnH2n+2। याद रहेगा। यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का होता है बाबू CnH2n-2। यानी कार्बन की जितनी संख्या होगी हाइड्रोजन की संख्या का 2 गुना से 2 अधिक है एल्केन,
हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का 2 गुना है एल्कीन और 2 गुना से 2 कम है, क्या नाम दीजिएगा? एल्काइन। समझ में आया बाबू? तो ये क्या है बाबू? एलिफैटिक। यानी एलिफैटिक मतलब पहले बताया कार्बन जो होंगे बाबू ऐसे जुड़े होंगे, और आपको मालूम है सर कि एक कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है बाबू? 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बना है? 1। कितना बच गया? 3 आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है CH3। यहाँ देखिए एक कार्बन आगे बॉन्ड बनाया है, एक पीछे बॉन्ड बनाया, कितना बना दिया? 2। कितना बचा? 2। तो यानी 2 आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड, आप ऊपर नहीं बनाया, नीचे नहीं बनाया, इधर नहीं बनाया, एक ही बॉन्ड बनाया है यानी CH3। अब देखिए बाबू ध्यान से, क्या ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन में पहला लास्ट से जुड़ा है बाबू? ना, नहीं जुड़ा है। तो कहिएगा कैसा है? विवृत है। और अगर पहला वाला लास्ट से जुड़ जाए तो क्या कहिएगा? समृत यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे इनमें देखिए वो ऐसे जुड़ जाए, यहाँ पर भी C रहेगा, यहाँ पर भी C रहेगा, यहाँ पर भी C रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा? C रहेगा। हर एक कॉर्नर पर कार्बन रहेगा। अब बताइए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। कितना बना है? एक इधर 2 बॉन्ड तो CH2, यहाँ एक पीछे एक नीचे बॉन्ड तो CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2। याद रखिएगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जितना बॉन्ड बनाया होगा 4 में से घटा दीजिएगा, जितना बचेगा उतना हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये था हम लोग के पास वो हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, विवृत और समृत। विवृत का मतलब पहला कार्बन लास्ट से नहीं जुड़ा हो, और समृत का मतलब पहला कार्बन। देखिए पहला कार्बन ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये क्या था बाबू? चौथा है। देखिए वो पहला किससे जुड़ गया? लास्ट से जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे समृत। और विवृत कितने टाइप के? 2 टाइप के, संतृप्त जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। 9 कह रहा है वो सूचक क्या है? सूचक यानी उसको डाई यानी इंडिकेटर। देखिए बाबू, वैसे रंजक यानी डाई जो पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारीयता प्रकृति की क्या कराते हैं? पहचान कराते हैं। यानी किसी पदार्थ के अम्लीय गुण या क्षारीय गुण का जो पहचान कराने वाले पदार्थ होते हैं, जिनमें रंग पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बाबू? सूचक। कहिएगा वैसे रंजक जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता की प्रकृति की पहचान में प्रयोग किए जाते हैं, सूचक कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? जैसे लिटमस पत्र। अब एक और बात याद रखिएगा, सूचक अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं। यानी जो भी सूचक होते हैं बाबू अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में अलग अलग रंग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया बाबू? चलिए देखते हैं कुछ प्राकृतिक सूचक के बारे में। इतना समझ में आ गया होगा। सूचक यानी इंडिकेटर क्या है? वैसे रंजक जो पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारीयता प्रकृति की पहचान में प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं बाबू? सूचक कहलाते हैं। सूचक अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको प्राकृतिक सूचक और कुछ संश्लेषित सूचक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा सूचक बाबू? प्राकृतिक सूचक के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, जो प्राकृतिक सूचक है बाबू इसमें कौन कौन आता है? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या है बाबू? प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और अगर ये प्राकृतिक रंग कह सकते हैं या उदासीन। उदासीन विलयन में किस रंग का होता है बाबू? बैगनी रंग का। और अगर अम्ल में लेके जाया जाए, अम्ल में अगर लिटमस पत्र को लेके जाया जाए तो नीला लिटमस पत्र किस में? लाल में। नीला से किस में चला जाएगा? लाल में। और क्षार में बाबू लाल से किस में? नीला में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये प्राकृतिक सूचक है लिटमस पत्र, जो उदासीन विलयन में बैगनी रंग का या प्राकृतिक रूप से बैगनी रंग का होता है, अम्ल में नीला से लाल
और क्षार में लाल से नीला में परिवर्तित होता है। समझ में आया बाबू। अगर हम लोग बात करें बाबू लाल पत्ता गोभी का, ये अम्ल में किस रंग का होता है? लाल रंग का, और क्षार में होता है किस रंग का? हरा रंग का होता है। याद रहेगा बाबू। अगर हम लोग बात करें हल्दी का, हल्दी हमेशा बाबू अम्ल में किस रंग का होता है? पीला रंग का, और क्षार में किस रंग का हो जाता है? लाल रंग का। आप देखे होंगे बाबू जिस कपड़े पर हल्दी लगा होता है उसको साबुन से अगर धोया जाता है तो किस रंग में परिवर्तित होता है? लाल रंग में, क्योंकि साबुन में पाया जाता है क्षार, और क्षार के साथ जो हल्दी का कलर है पीला रंग किस में चेंज होता है? लाल रंग में। याद रहेगा बाबू। इसके अलावा हाइड्रेंजिया का जो फूल होता है अम्ल में नीला रंग का और क्षार में गुलाबी रंग का होता है। तो चार जो सूचक हैं, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी और हाइड्रेंजिया का फूल, ये सब के सब कैसे सूचक है बाबू? प्राकृतिक सूचक है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब हम लोग कुछ संश्लेषित सूचक के बारे में बात करते हैं कि संश्लेषित सूचक कौन कौन है। देखो संश्लेषित सूचक के मतलब जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है, इनमें सबसे मेन है बाबू मेथिल आरेंज। किसका नाम याद रखना है आपको? मेथिल आरेंज जो होता है संश्लेषित सूचक है। जैसे उदासीन माध्यम में किस रंग का रहेगा? नारंगी रंग का, अम्लीय माध्यम में गुलाबी या लाल, क्षारीय माध्यम में पीला रंग का होता है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि मेथिल आरेंज जो अम्लीय माध्यम है उसमें किस रंग का? गुलाबी या लाल, क्षारीय माध्यम में पीला रंग का, और उदासीन माध्यम में नारंगी रंग का होता है। इसके अलावा फिनाफ्थलीन जो होता है उदासीन माध्यम में रंगहीन, अम्लीय माध्यम में रंगहीन, और क्षारीय माध्यम में किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये दोनों हम लोग के पास कैसे हैं? संश्लेषित इंडिकेटर यानी सूचक हैं, जिनके चलते हम लोग को अम्ल और भस्म की पहचान होती है। समझ में आया? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बाबू विकृत गंधिता। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास कह रहा है बाबू विकृत गंधिता क्या है और इसको रोकने का क्या बताएं? उपाय बताएं। विकृत गंधिता क्या होती है? ध्यान सुनिएगा। आप देखे होंगे बाबू जो भी हम लोग के पास भोजन होता है यानी खाद्य पदार्थ होता है, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? उसमें विशेष प्रकार की गंध आने लगती है और उसका स्वाद क्या होता है? चेंज हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? रैंसिडिटी। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या बताया? वसा मतलब फैट या तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसकी स्वाद तथा गुण में क्या आता है? परिवर्तन आ जाता है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। यानी जो भी खाद्य पदार्थ है उनको लंबे समय तक अगर खुला छोड़ दिया जाए तो उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाते हैं। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी खाना जो बासी हो जाता है जिससे गंध आने लगती है, यह प्रक्रिया क्या होती है? विकृत गंधिता। और क्यों ऐसा होता है बाबू? क्योंकि विकृत गंधिता वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य पदार्थों में या सामग्रियों में कौन सी प्रक्रिया हो जाती है? ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन के साथ संयोग कर जाते हैं, जिसके चलते उनमें विशेष प्रकार की यानी स्वाद और गंध आ जाता है जो हम लोग को पसंद नहीं होता, यानी खराब हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो किसके चलते होते हैं? कहेगा सर ऑक्सीकरण के कारण होते हैं। अब विकृत गंधिता को रोकने का कुछ उपाय हैं, जैसे प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है भोजन तो खराब हो रहा है। अगर हम लोग ऐसा केमिकल यूज करें कि जो ऑक्सीजन से होने वाले संयोग को रोक सके तो उसको बोलेंगे प्रति ऑक्सीकारक। समझ में आया कि नहीं बाबू? दूसरा, खाद्य परिरक्षक का उपयोग करें। खाद्य परिरक्षक का मतलब होता है बाबू कि जो भोजन को लंबे समय तक खराब होने से क्या करता है? बचाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे किसमें बाबू? यानी अचार में सिरका का उपयोग किया जाता है जो अधिक समय तक अचार को खराब होने से बचाता है। हल्दी का यूज किया जाता है जो भोजन को अधिक समय तक खराब होने से बचाता है। आप लोग लेज या चिप्स देखे होंगे, उनमें क्या होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो भोजन को अधिक समय तक खराब होने से क्या करता है? बचाता है। तो सब के सब क्या है बाबू? यानी विकृत गंधिता को रोकने का क्या है? उपाय है। इसके अलावा भोजन को कहाँ रखा जाए?
फ्रिज में रखा जाए। क्यों बाबू? क्योंकि फ्रिज में रखने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाने से जो भोजन को खराब करने वाले एंजाइम हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए भोजन अधिक समय तक खराब होने से क्या होता है, बच जाता है। ध्यान सुनिएगा, जो भी फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम करेगा फ्रिज टेम्परेचर भोजन का, जिसके कारण क्या होगा बाबू, जो भी एंजाइम भोजन को खराब कर रहे थे, यानी जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में भाग ले रहे थे, वो निष्क्रिय हो जाएंगे, और निष्क्रिय हो जाएंगे इसका मतलब भोजन अधिक समय तक खराब होने से बच जाएगा। समझ में आया बाबू? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। 11 कह रहा है बाबू, क्षारक से क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षारक से क्या समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्षारक के मतलब क्या होता है बाबू, वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। यानी सीधी बात, क्षारक को भस्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, भस्म। यानी वैसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो बाबू, कड़वे हो, और लाल लिटमस पत्र को किसमें चेंज कर देंगे बाबू, नीला में परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक, या इन्हीं को कहा जाता है बाबू भस्म। समझ में आया कि नहीं बाबू? जैसे याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बाबू NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला KOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस। ये सब के सब क्या है बाबू, स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब ध्यान सुनिए, आर्हेनियस सर के अनुसार क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यानी जब भी क्षारक को जल में घोलेंगे क्या देंगे बाबू, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH- क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अब बाबू आप हमसे पूछ सकते हैं सर क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। अब देखिए ध्यान से, क्षार क्या होता है, जल में घुलनशील भस्म, या जल में घुलनशील कौन बाबू, क्षारक को क्षार कहा जाता है। यानी क्षारक अगर जल में घुल जा रहा है तो वही क्षार क्या कहलाता है बाबू, वही क्षारक क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं है? यानी वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्षार कौन कहलाएंगे बाबू, कहिएगा जल में घुलनशील क्षारक या घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। समझ में आया बाबू? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 12 के पास चलते हैं। देखिए 12 क्या कह रहा है बाबू, अम्लराज। अम्लराज क्या है बाबू, ध्यान सुनिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अम्लराज यानी एक्वा रेजिया क्या है। देखिए वो ध्यान से, अम्ल राज कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। देखिए दो अम्ल खास तौर पे याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कौन बाबू, नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब वर्ड आया बाबू सांद्र। सांद्र के मतलब होता है जिसमें जल क्या हो, जल बाबू कम हो और अम्ल क्या हो बाबू, अधिक हो। जल कम और अम्ल क्या हो, अधिक हो, तो इसको नाम दिया जाएगा सांद्र। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। और याद रखिएगा बाबू, अम्लराज उच्च संक्षारक तथा प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो सोना, प्लेटिनम, चांदी जैसे धातुओं को गला देता है। यानी अम्लराज काफी ज्यादा संक्षारक होता है, जो सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे धातुओं को भी क्या करता है, गला देता है। और याद रखिएगा वो अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। जब भी आपसे पूछा जाए अम्लराज तो HCl रेशियो
HNO3 का पूछे तो याद रखिएगा 3:1। और अगर आपसे कहेगा बाबू नाइट्रिक अम्ल पहले HNO3 रेशियो HCl कहे बाबू तो याद रखिएगा 1 कितना 3। 4 भाग में 1 भाग क्या रहता है नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग क्या रहता है बाबू, क्या रहता है, याद रखना है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 1 भाग नाइट्रिक 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के पास। देखो 13 क्या कह रहा है बाबू, क्रियाशील समूह से क्या समझते। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, एग्जाम में आपसे कम इसमें से 2 नंबर का पूछेगा कि क्रियाशील समूह क्या है, इनके पहचान वगैरह। ठीक है, ध्यान से देखिए। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का कौन सा गुण बाबू, रासायनिक गुण निर्भर करता है, क्रियाशील समूह कहलाता है। यानी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का कौन सा गुण बाबू, रासायनिक गुण निर्भर करता है, क्रियाशील समूह कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें आर है बाबू, और आर के साथ क्या जुड़ा है, OH, याद रहेगा। तो ये जो R है बाबू इसको बोलते हैं एल्काइल समूह। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बाबू, एल्काइल ग्रुप। और जो R आपके पास दिख रहा है यही है R आपके पास क्रियाशील समूह। क्या है बाबू, क्रियाशील समूह। और इस क्रियाशील समूह के ऊपर इस कार्बनिक यौगिक का कौन सा गुण निर्भर करेगा, रासायनिक गुण क्या करेगा, निर्भर करेगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये आपको याद रखना है। यानी क्रियाशील समूह क्या है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, क्रियाशील समूह कहलाता है। और आपसे एग्जाम में कुछ क्रियाशील समूह पूछे जाते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा। आपको मैं यहाँ बताता हूँ, ध्यान से देखना है। जब भी आपके पास बाबू OH दिख जाएगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक में OH दिख जाएगा, आप समझना है अल्कोहल समूह है। कौन सा समूह बाबू, अल्कोहल। याद रखिएगा, जब भी आपके पास कार्बनिक यौगिक में क्या जुड़ जाए बाबू, OH, कौन सा समूह है, अल्कोहल समूह है। अगर बाबू कार्बनिक यौगिक में O जुड़ जाए, बीच में O जुड़ जाए, कौन सा समूह समझना है बाबू, ईथर समूह है। अगर बाबू कार्बनिक यौगिक में क्या हो बाबू, याद रखना COOH हो, या याद रखिएगा C+O और क्या दिखे बाबू, OH, ये याद रखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है बाबू, कार्बोक्सिलिक क्या है बाबू, अम्ल। देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो लिख लीजिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर क्या दिख जाए बाबू, CHO, या आप समझिएगा C+O और H दिखे, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, हाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं। अगर आपके पास COOR जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं बाबू कीटोन। क्या बोलते हैं बाबू, COR जुड़े तो इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। और अगर COOR जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं बाबू एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। अगर बाबू क्या जुड़ जाए, NH2। क्या जुड़ जाए बाबू, NH2 जुड़ जाए तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। अगर आपके पास X की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़े तो इसको बोलते हैं बाबू हैलोजन समूह। क्या बोलते हैं बाबू, हैलोजन समूह। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्रियाशील समूह क्या है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, क्रियाशील समूह कहलाते हैं। जैसे अल्कोहल का OH, ईथर का O, कार्बोक्सिलिक अम्ल का बाबू COOH, एल्डिहाइड का CHO या C+OH, और कीटोन का COR, एस्टर का COOR, एमीन का NH2, हैलोजन का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आया बाबू। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आपको ज्यादा देखना है अल्कोहल का, अल्कोहल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बाबू 14 नंबर आपके पास।
निम्न को परिभाषित करें, यानी इनको आपको परिभाषित करना है। खनिज, सबसे पहला टर्म आ रहा है वो खनिज, कह रहा है कि भूपर्पटी से, भूपर्पटी मतलब बाबू जमीन के नीचे से प्राप्त अकार्बनिक ठोस। अकार्बनिक ठोस का मतलब जो खास तौर पे जो जीव जंतुओं से नहीं बना हो, अकार्बनिक ठोस पदार्थ जिसमें धातुओं की प्राप्ति से धातुओं की प्राप्ति होती है, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। यानी खनिज क्या है बाबू? भूपर्पटी से प्राप्त होने वाला एक अकार्बनिक ठोस पदार्थ है कि जो क्या करता है बाबू, जिससे हम लोग को धातुओं की क्या होती हैं? प्राप्ति होती हैं। क्या कहलाता है बाबू? खनिज कहलाता है। जैसे CaCO3, हेमेटाइट, बक्साइट, सब किससे मिलता है बाबू? धातुओं की प्राप्ति होती है इनसे, और इन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? भूपर्पटी से। जैसे कॉपर पाइराइट, बक्साइट, हेमेटाइट, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे। तो खनिज का शर्त क्या है बाबू? कि भूपर्पटी से प्राप्त हो अकार्बनिक कौन सा पदार्थ हो? ठोस पदार्थ हो, जिससे किसकी प्राप्ति हो बाबू? धातुओं की प्राप्ति। समझ में आया कि नहीं बाबू? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अयस्क कह रहा है कि वैसे खनिज जिनसे धातुओं की का निष्कर्षण कम लागत, सरलता पूर्वक और अधिक मात्रा में किया जाता है, अयस्क कहलाता है। यानी वैसा खनिज, देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए किसी धातु के तीन खनिज है, A, B और C। कितनी खनिज है? A, B, C, जिसको कहाँ से हमने प्राप्त किया? भूपर्पटी से। और किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। अब हमको मान लीजिए इससे लोहा प्राप्त करना है। मान लीजिए किसका अयस्क है? किसका खनिज है? लोहा का। अब हमको लोहा प्राप्त करना है। अब लोहा हमको प्राप्त करना है तो हम देखेंगे कि लोहा इन तीनों में से किससे आसानी से, अधिक मात्रा में और सरलता से, मतलब आसानी से और कम खर्च में, क्या बाबू शर्त है? पहला कम खर्च, आसानी से और अधिक मात्रा में, जिससे किसकी प्राप्ति होगी? लोहा की प्राप्ति होगी। तो जिससे प्राप्ति हो जाएगी बाबू ना, मान लीजिए B से प्राप्त हो गया, तो यही खनिज क्या कहला जाएगा? अयस्क। नहीं समझ में आया आप लोगों को? हमने क्या बोला? 3 खनिज है जिससे लोहा प्राप्त हो सकता है। हमने बताया कि इन तीनों में से जिस खनिज से कम खर्च, आसानी से और ज्यादा मात्रा में लोहा की प्राप्ति होगी, वह खनिज क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। मतलब अयस्क किसमें से आते हैं? खनिज से आते हैं। बात समझ में आया कि नहीं बाबू? तो वही लिखा गया है, वैसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम लागत, सरलता पूर्वक एवं अधिक मात्रा में किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब हम लोग के पास नेक्स्ट तीसरा आ रहा बाबू, इसमें ज्ञान। ज्ञान क्या है बाबू? ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है। कहेगा अयस्क में उपस्थित वर्तमान अशुद्धियों को ज्ञान कहा जाता है। यानी अयस्क जो जमीन से निकाला जाता है, उनमें जो भी क्या पाई जाती? अशुद्धियां। जैसे क्या है बाबू? मिट्टी है, कंकड़ है, रेत है। जब भी ये अशुद्धियां होंगी किसमें बाबू? अयस्क में, तो इनको नाम दिया जाएगा ज्ञान। तो अयस्क में उपस्थित वर्तमान अशुद्धियों को मैट्रिक्स या ज्ञान कहा जाता है। समझ में आया बाबू? चलिए नेक्स्ट देखना है फ्लक्स। फ्लक्स क्या है बाबू? ध्यान से देखिएगा। फ्लक्स कह रहा है वैसा रासायनिक पदार्थ जो अद्रवणशील अशुद्धियों को किसमें? द्रवणशील अशुद्धियों में परिवर्तित करता है, फ्लक्स या गालक कहलाता है। मतलब ध्यान सुनिएगा, जो हमने अयस्क में देखा अशुद्धियां थी, क्या थी बाबू? अशुद्धियां। और वो अशुद्धियां कैसी हैं? अद्रवणशील है। अद्रवणशील के मतलब कि जो गर्म करने के बाद द्रव अवस्था में नहीं आए। अब हम लोग उनसे कोई केमिकली पदार्थ मिलाएंगे जो क्या करेगा? इस अद्रवणशील अशुद्धि को किसमें चेंज कर देगा बाबू? द्रवणशील अशुद्धि में चेंज कर देगा। तो वही जो पदार्थ हमने मिलाया फ्लक्स या गालक कहलाता। बता दीजिएगा, यानी किसको बाबू? अद्रवणशील अशुद्धि, मतलब जो किसमें चेंज ना हो सके?
द्रव में चेंज ना हो सके। इनके साथ हम केमिकली यानी रासायनिक पदार्थ मिलाएंगे और जो पदार्थ हम मिलाएंगे ये पदार्थ क्या करेगा, इस अद्रवणशील अशुद्धि को किसमें चेंज कर देगा, द्रवणशील में। यानी अब ये पिघलना शुरू हो जाएगा, मतलब इनको पोल्हाने का काम करेगा। अद्रवणशील को किस में चेंज कर देगा बाबू, द्रवणशील अशुद्धि में। तो यही जो पदार्थ मिला इसी का नाम क्या है, फ्लक्स या क्या है, गालक। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब हम लोग इसका 5वां नंबर देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5वां नंबर है धातुमल। क्या नाम है बाबू, धातुमल। धातुमल क्या कहलाता है बाबू, ध्यान से देखिएगा, यहां से देखना है धातुमल क्या है। धातुमल बाबू गालक और द्रवणशील अशुद्धि के साथ मिलकर जिस पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, धातुमल कहलाता है। यानी जो गालक था और द्रवणशील अशुद्धि के साथ मिला और किसमें चेंज कर दिया, द्रवणशील अशुद्धि में, और वही द्रवणशील अशुद्धि क्या कहलाती है, धातुमल कहलाती है। गालक और द्रवणशील अशुद्धि के साथ मिला और मिलने के बाद जिस कौन पदार्थ में बाबू, जिस पदार्थ का निर्माण करेगा वही पदार्थ क्या कहलाएगा, धातुमल। धातुमल किस अवस्था में, तरल। तरल मतलब लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, जो धातु के ऊपर तैरते रहता। मल है, मल मतलब जो तैरते रहे, धातु के ऊपर तैरते रहेगा, उसी को नाम देंगे धातुमल। और एक और बात याद रखना है बाबू, धातुमल तरल अवस्था में पाए जाते हैं और तैरते, यही बात 2 बार हो गया है। धातुमल तरल अवस्था में पाए जाते हैं और धातु के ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बाबू, यहाँ पे क्या सीखना है, क्या है बाबू, सिलिका। सिलिका कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे मान लीजिए जो सिलिका है अद्रवणशील, कैसा है बाबू, अद्रवणशील क्या है, अशुद्धि है। ठीक है बाबू, सिलिका कैसा अशुद्धि है, अद्रवणशील। इसके साथ हमने क्या मिला दिया बाबू, गालक। क्या मिला दिया, गालक। गालक यहाँ पे कौन है बाबू, देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसका फार्मूला कितना याद रखिएगा बाबू, इसका फार्मूला होता है SiO2। सिलिका का क्या होता है, SiO2। इसके साथ मिलेगा और क्या बना देगा बाबू, द्रवणशील अशुद्धि। क्या बनाएगा, द्रवणशील क्या बना देगा, अशुद्धि। और यही जो द्रवणशील अशुद्धि होती हैं इसी का नाम रखते हैं हम लोग कौन, मल, धातुमल। और फार्मूला क्या बन जाएगा वो देखिए, SiO2 CaO से मिलेगा कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। देखिए बाबू, Ca हो जाएगा, Si हो जाएगा, O कितनी बार, 3 बार हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा बाबू, धातुमल, जो धातु के ऊपर क्या करते रहता है, तैरते रहता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का 5वां, जिसका नाम था धातुमल। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा, दहन के लिए आवश्यक शर्त लिखें। सबसे पहले आपको याद रखना है दहन के मतलब क्या होता है, जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा और क्या देता है, प्रकाश देता है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, दहन कहलाती है। यानी सबसे पहले हमको क्या चाहिए बाबू, दहनशील पदार्थ। क्या चाहिए, दहनशील पदार्थ। अब दहनशील पदार्थ को हम किसकी उपस्थिति में रखेंगे, वायु की उपस्थिति में। और जैसे ही हम इसको जलाएंगे तो हम लोग को क्या देगा बाबू, जलाने पर क्या देगा, उष्मा देगा और साथ साथ क्या देगा, प्रकाश देगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है बाबू दहन। क्या कहलाती है, दहन। समझ में आया कि नहीं। अब दहन के लिए क्या चाहिए बाबू, दहनशील पदार्थ, जैसे लकड़ी चाहिए बाबू। अब वायु में खास तौर पे क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए बाबू, ऑक्सीजन। और जैसे जलाएंगे तो जलाने के लिए खास टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। यानी प्रत्येक पदार्थ एक निश्चित ताप पर जलना क्या करता है, शुरू करता है, और वह ताप कहलाता है कौन ताप, ज्वलन ताप। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है वो जल्दी जलता है, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होता है देरी से जलता है। तो ज्वलन ताप की जरूरत पड़ेगी तब ये जलेगा और हमको उष्मा और क्या देगा, प्रकाश देगा। इसका मतलब दहन के लिए क्या चाहिए, दहनशील पदार्थ,
ऑक्सीजन और जलाने पर यानी ज्वलन ताप की आवश्यकता, यानी इन तीनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था हम लोग के पास आज का महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की क्या है, संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।